नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा था कि आज हम लोग सीखने वाले हैं रेखीय आवर्धन क्षमता। हमारी किरण प्रकाश की का प्रत्येक टॉपिक का कंप्लीट कराया जा रहा है, प्रत्येक टॉपिक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आप लोगों के लिए बखूबी मैं बता चुका हूं पहले से कि हमारी जो सेकंड बुक है वो एकदम बहुत अच्छे रिदम में चल रही है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी किरण प्रकाश की होती है उससे सबसे ज्यादा 13 नंबर का लगभग काम आता है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे रेखीय आवर्धन क्षमता, क्योंकि रेखीय आवर्धन क्षमता के बारे में आपको बता दूं ये अपने आप में एक महत्व रखता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2022 के माध्यम से, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लेना इसके लिए। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा इस क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या होती है। इस क्वेश्चन के लिए या तो 3 नंबर में पूछती है बोर्ड परीक्षा या फिर पूछती है 5 नंबर में, तो आपको बता दूंगा 3 नंबर में कब करना है और 5 नंबर में कब करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं रेखीय आवर्धन क्षमता। और आज ये रेखीय आवर्धन क्षमता जो होगी वो लेंसों के लिए होगी, ठीक है, क्योंकि दर्पण आपके अभी हटा दिए गए हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे क्या रेखीय आवर्धन क्षमता। तो देखिए रेखीय आवर्धन क्षमता में होता क्या है। सबसे पहले तो आपके लिए इसकी डेफिनेशन आती होनी चाहिए कि रेखीय आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन होती क्या है। क्या होता है कि यदि कोई लेंस है और उस लेंस के सामने किसी वस्तु को रखा गया है, तो वो लेंस क्या करेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए ये लाइन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, आप लोग लिखना चाहें तो बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं कि रेखीय आवर्धन क्षमता होती क्या है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि रेखीय आवर्धन क्षमता को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो लाइन छोड़कर नीचे से लिखना शुरू करेंगे। यहां से लिखेंगे कि लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही लेंसों की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंसों की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि लेंस के सामने हम किसी वस्तु के लिए रख देते हैं, और जैसे ही लेंस के सामने किसी वस्तु को रख देते हैं वो लेंस क्या करता है, उस वस्तु को एक प्रतिबिंब बनाता है। अब क्या होगा, जैसे ही उसका प्रतिबिंब बना तो उस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के जो अनुपात लेते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा रेखीय आवर्धन क्षमता कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो वस्तु होती है जो रखी जाती है उससे चलने वाली प्रकाश किरण का ही प्रतिबिंब बनता है। फिर कहो तुम जाके खड़े हो गए वहां पर, खाली दर्पण थोड़ी नहीं है यार। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप लोग सीख सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे आप देखेंगे इसे प्रदर्शित किससे करते हैं। यहां लिखेंगे रेखीय आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, रेखीय आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग, हमने आपके लिए क्या बताया, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। क्या बताया, वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो देखिए हमारा फार्मूला क्या आएगा, रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर फार्मूला मिलेगा हमारे लिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे में क्या आ जाएगा, वस्तु की लंबाई। इसे आप चलो मान लें। ठीक है, ध्यान रखना।
तो रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर क्या आ गया, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। इसे आप क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको अभी हाल बताया है कि प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है उसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। भैया एक बात बताओ, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को हम इमेज मानते थे आई, क्या मानते थे आई। हमने बहुत से लेंसों को सॉल्व किया अभी, तो उसमें हम क्या देखते थे, यही देखते थे कि प्रतिबिंब हमारा जहाँ कहीं बनता था वहाँ हम लोग आई लेते थे, क्या लेते थे, आई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई को आई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आई, ठीक है। देखो, और वस्तु, वस्तु हमारा ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है, तो उसे हम क्या मानते थे, ओ मानते थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वस्तु की लंबाई को ओ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ओ। तो हमारा फार्मूला निकल के आएगा m बराबर आई बटे ओ। क्या आएगा, m बराबर आई बटे ओ। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताइए रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो बस एक ही बात बताना उसे कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ भी मत करना। अब आपको बता दूं तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, तुम्हारा खुद का मेंशन कैसा रहने वाला है। तो आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है, कितने में पूछता है, 3 नंबर में, तो आप लोग उसे इतना ही करोगे और इतना करके छोड़ दोगे, सफिशिएंट है, ठीक है। थोड़ा बहुत और लिखना चाहो तो प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई के बारे में लिख सकते हो, फिलहाल ज़्यादा आवश्यक नहीं है। अगर अब तुमसे वो 5 नंबर में पूछता है, कितने में पूछता है, 5 नंबर में, तो भाई साहब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए, दोनों के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, उत्तल और अवतल दोनों के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए धमाकेदार वीडियो प्रत्येक बेहतरीन कंटेंट के साथ लाते रहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग अब उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता। तो देखिए अब हम उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता देखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत सरल है, देखो लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही लेंसों की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता को एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बात मैंने हमेशा कही है, फिजिक्स याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है। कितना याद करोगे यार, 1 पेज याद कर लोगे, 2 पेज याद कर लोगे, 3 पेज याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा 4 पेज रट लोगे, कहाँ तक रटोगे। हर चीज़ की एक सीमा होती है, खुद का प्लान तैयार करो, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। प्रत्येक लेसन प्लान होना चाहिए तुम्हारा। तो चलो भाई साहब अब हम देख रहे हैं, ठीक है, आगे चलो भैया। अब आप लोग फटाफट से चाहें तो टॉपिक डाल सकते हैं, उत्तल लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता, उत्तल लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता। और देखिए ये जो हमने फार्मूला निकाला है इसे हटा दे रहा हूँ, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप टॉपिक डाल लेंगे आप लोग उत्तल लेंस, क्या डाल लेंगे, उत्तल लेंस की, या उत्तल लेंस के लिए, ऐसा कर देंगे आप लोग, क्या कर देंगे, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। शायद तुम्हें टॉपिक में दिक्कत हो, मैं ही लिख दूं, क्योंकि बहुत बड़े तुम लोग तो आलसी हो, खुद के प्रति भी कुछ नहीं कर सकते। उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता, उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता। अब देखो हम लोग उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमारे लिए सबसे पहले एक चित्र बनाना बहुत जरूरी होगा उत्तल लेंस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक उत्तल लेंस बना रहा हूँ। सब जानते हो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला जो लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा उत्तल लेंस भाई साहब। इसकी ये क्या होती है, मुख्य अक्ष, ये क्या होती है इसकी मुख्य अक्ष, ये क्या होता है इसका प्रकाशिक केंद्र सी, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या होता है इसका प्रकाशिक केंद्र सी होता है। अब आप लोग ध्यान दो थोड़ा सा, मैं इसके सामने किसे रख रहा हूँ, एक वस्तु को रख रहा हूँ, किसे रख रहा हूँ, एक वस्तु को, ये एक वस्तु हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, एक वस्तु, मैंने एक वस्तु रख दी
ये प्रकाशिक वस्तु है, इससे प्रकाश किरण चलेगी, ठीक है। इस वस्तु को मान ले रहे हैं ए बी। अब वस्तु की लंबाई मैंने क्या मानी थी, आपको मालूम है, ओ मानी थी। वस्तु की लंबाई क्या मानी थी मैंने, ओ मानी थी। यहाँ पर लिख दो जो हमारा फार्मूला निकल के आया था, m बराबर I/O। ये फार्मूला हमने निकाला था अभी चंद सेकंड पहले, ठीक है। तो ध्यान दो, इससे क्या होगा, प्रकाश किरण चलेगी भाई साहब। क्या चलेगी, प्रकाश किरण। देखो जब ये प्रकाश किरण इस प्रकार से चलेगी तो आप जानते हो ये कहाँ झुक जाएगी, अपने आधार की ओर झुक जाती है। आप सब जानते हो जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर फोकसित होती है तो वह अपने आधार की ओर झुक जाती है, ठीक है। अब देखिए दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई जाएगी और ये किरणें जहां पर काटेंगी जाके, ये किरणें जहां काटेंगी जाके वहां पर क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बना, इसका प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बना, इसका प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या बन गया, इस वस्तु का प्रतिबिंब। इस वस्तु को भी हम कुछ मान ले रहे हैं। जब वस्तु हमने ए भी मानी थी तो प्रतिबिंब मान ले रहे हैं हम A डैश B डैश। प्रतिबिंब क्या मान लेंगे, A डैश B डैश, ठीक है। A डैश B डैश। अब ये मत कहना तुम लोग कि सर जी आपने मतलब A डैश ऊपर क्यों नहीं माना। खुद समझो, जब आप तालाब के किनारे खड़े होते हो कहीं पर और तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है तो पैर तो तुम्हारे जहाँ के तहाँ ही रहते हैं, तुम्हारी मुंडी ही तो नीचे दिखाई देती है, तुम्हारा प्रतिबिंब जो नीचे बनता है। सेम उसी प्रकार समझो बी तो जहाँ की तहीं रहेगा, इसका प्रतिबिंब बन रहा है ना नीचे की ओर उल्टा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आप लोग, इतना सीखो केवल कि हमारा क्या था, यहाँ वस्तु रखी हुई थी, इससे क्या चल के गई, प्रकाश किरण। और प्रकाश किरण क्या हुई, अपने आधार की ओर झुक गई, अर्थात की प्रकाश किरण विचलित हो गई अपने मार्ग से, ठीक है। अगली प्रकाश किरण निकली, वो कहाँ से गई, प्रकाश केंद्र सी से होकर गई, जहाँ पर दोनों किरणों ने एक दूसरे को काटा जाकर वहाँ पर क्या बन गया, क्या बन गया भाई साहब, खतरनाक तरीके से सोच सकते हो, प्रतिबिंब बन गया। और हमने देखा प्रतिबिंब को हमने क्या मान लिया, A डैश B डैश मान लिया। प्रतिबिंब की लंबाई क्या मानी थी हमने, अभी हाल बताया था आपके लिए, प्रतिबिंब की लंबाई हमने मानी थी I। क्या मानी थी, I, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बात के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब हम इसके लिए कार्य करेंगे। अब आपके लिए सबसे पहले तो यहाँ लेंस के लिए हम लोग L मानते हैं, लेंस को क्या मानते हैं, L, ठीक है। तो यहाँ एक ही बात लिखेंगे, माना कि एक लेंस L जिसके द्वारा वस्तु AB का बनाया गया प्रतिबिंब A डैश B डैश है। माना कि एक लेंस L जिसके द्वारा वस्तु AB का बनाया गया प्रतिबिंब A डैश B डैश है। माना कि एक लेंस L जिसके द्वारा वस्तु AB का बनाया गया प्रतिबिंब A डैश B डैश है। तब देखो हमारे लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसके प्रति। तब हम देखेंगे समरूप त्रिभुजों के लिए। भाई साहब समरूप त्रिभुज देखेंगे, यानी कि समान रूप के त्रिभुज कौन से हैं इसमें। देखो आप लोग देख सकते हैं, एक त्रिभुज तुम्हारे पास है ABC, दिख रहा है तुम्हें इस प्रकार से, एक त्रिभुज ABC। अब बिल्कुल ऐसी ही आकृति धारण करने वाला एक त्रिभुज यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, देखो A डैश B डैश C। देखो कितनी सेम ऐसी ही आकृति धारण की है इस त्रिभुज ने, ये भाई साहब देखो A डैश B डैश C, बिल्कुल ऐसी ही आकृति। देखो इसी प्रकार का ये त्रिभुज है और इसी प्रकार का ये त्रिभुज है। तो ये कैसे त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज है। यहाँ लिख दोगे, यहाँ त्रिभुज ABC, यहाँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C तथा A डैश B डैश C समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ये दोनों कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। अब समरूप त्रिभुज की एक खासियत होती है अपने आप में, अगर आपने सचमुच
देखो बायोलॉजी वालों के लिए दिक्कत आती है यहाँ पर, लेकिन मैथ वालों को दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो लोग रेखागणित पढ़ के आते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात सदैव बराबर रहता है। जैसे यहाँ पर संगत भुजाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। तो देखो मैं तुम्हें बताऊं कौन कौन सी भुजाएं इसकी संगत होंगी। देखो ये लंब इसका है, इसका भी ये लंब है, ठीक है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ये दिख रहा है आपके लिए, ये आधार है इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का आधार ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ध्यान रखना इन दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं, जैसे इसका लंब, इसका लंब, इसका आधार, इसका आधार, इनका अनुपात देखो इसके लंब का और आधार का अनुपात इसके लंब के और आधार के अनुपात के बराबर होगा, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर रहता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले रहा हूँ, क्या कर दूंगा एक दूसरे के बराबर। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी भुजा ए बी बटे में क्या आ जाएगा, इसका अनुपात में लेंगे तो फिर बी सी, क्या आ जाएगा बी सी। अब देखो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात मैंने निकाल लिया, ठीक है, मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल लिया। संगत भुजाएं तो तब होंगी जब दोनों को मान लिया जाएगा। इसकी भुजाएं के अनुपात मैंने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन इसकी भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात की कैसा होगा, बराबर होगा। देखो मैंने ऊपर इसमें क्या लिया था, लंब लिया था, ठीक है, ये ले लिया था लंबाई वाला ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या ले लूंगा, इसे ले लूंगा मैं। देखो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा ए डैश बी डैश बटे में क्या हो जाएगा मेरा बी डैश सी, क्या हो जाएगा बी डैश सी, बी डैश सी। तो आप लोग इतना सीखें इसमें केवल कि समरूप त्रिभुज जो होता है तुम्हारे पास, एक तुम्हें ये त्रिभुज मिला था और एक तुम्हें ये त्रिभुज मिला था, तो समरूप त्रिभुज में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं जैसे मैंने अभी हाल तुम्हें बताई थी, इस त्रिभुज का लंब और आधार का अनुपात इस त्रिभुज के लंब और आधार के अनुपात के बराबर होगा, ऐसा समझो आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका लंब लिया और इसका आधार लिया, यहाँ लिख दिया, और इसका लंब लिया इसका आधार लिया, यहाँ लिख दिया, दोनों कैसे हैं आपस में बराबर हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब बताओ मुझे यहाँ पर ए बी बराबर कितना है, ए बी कितना है तुम्हारा, ए बी है ओ, देखो ए बी कितना है ओ, बी सी कितना है बी सी, बी से लेकर सी तक, कौन बताएगा बी सी कितना है, आप कहोगे सर वस्तु की लंबाई तो हमने क्या मानी है यहाँ पर ओ मानी है, लेकिन वस्तु की दूरी कितनी होती है, वस्तु की दूरी कितनी होती है यू होती है, हम वस्तु की दूरी कितनी लेते हैं यू लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और प्रतिबिंब तक की दूरी क्या लेते हैं हम लोग, बी लेते हैं, क्या लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी बी लेते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर बी सी हमारा कितना होगा यू होगा, कितना होगा यू। अब तुम लोग एक बात बताओ, ध्रुव से इस तरफ की दूरियां कायम मापी जाती हैं प्लस में, और ध्रुव से इस तरफ की दूरियां ध्रुव से इस तरफ की दूरियां माइनस में मापी जाती हैं, इस तरफ की दूरियां प्लस में मापी जाती हैं, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पर ध्यान दो, ये u जो है वो ध्रुव से इस तरफ है, तो ये काय में आएगा माइनस में आएगा, काय में आएगा माइनस में, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, यहाँ दिया है तुम्हारा ए डैश बी डैश, क्या दिया है ए डैश बी डैश। अब भाई साहब थोड़ी गौर से बताओ, ए डैश बी डैश कितना है तुम्हारा आई, लेकिन आप लोग जानते हो अक्षांश के अनुसार यहाँ पर होता है हमारा एक्स अक्ष और यहाँ पर होता है एक्स डैश, यहाँ होता है बाई, यहाँ होता है बाई डैश। तो ऊपर की दूरियां प्लस में मापी जाती हैं, इस तरह की दूरियां प्लस में, लेकिन नीचे की दूरियां भी कायम मापी जाती हैं माइनस में। तो ये किस तरफ बढ़ रहा है, नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो दूरी कायम मापी जाएगी माइनस में, तो आई कायम में आएगा हमारा माइनस में आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का आई, यहाँ क्या है बी डैश सी, बी डैश सी, यानी कि यहाँ तक की क्या है दूरी प्लस में। तो ध्यान रखना ध्रुव से इस तरफ की दूरियां प्लस में मापी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा बी आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर देख लो, यहाँ तुम्हारा ये माइनस ऊपर आ जाएगा और बराबर में क्या है आई बटे बी। देखो ऐसा मैंने इसलिए किया कि माइनस से माइनस मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ बचेगा मेरा ओ बटे यू और आई बटे बी। कैंची क्या कर लूँगा मैं, इनकी गुणा कर लूँगा, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। तो देखिए मेरा यहाँ आ जाएगा ओ वी बराबर, यहाँ आ जाएगा मेरा आई यू, क्या आ जाएगा मेरा आई यू, यहाँ आ जाएगा मेरा आई यू। अब देखो हमें बिल्कुल क्या करना है, इतना तुम लोग ध्यान दो, मैं क्या करूँगा इस u को तो इधर ले आऊँगा और इसे कहाँ ले जाऊँगा उधर। तो देखो b मेरा यहीं रहा और u कहाँ आ जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है, बराबर मेरा क्या बचा i, और वो कहाँ चला जाएगा इसके बट्टे में। तो आप लोग देख सकते हो हमने अभी चंद सेकंड पहले i बटे o बराबर क्या निकाला था m निकाला था, तो i बटे o की जगह क्या लगा देंगे हम m लगा देंगे, ठीक है।
तो यहाँ आ जाएगा हमारा m बराबर b/u, और यही फार्मूला होता है उत्तल लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, m बराबर b/u किसका होता है, उत्तल लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, पूरा खेल है समरूप त्रिभुजों का। आप चित्र बना लोगे, चित्र बनाने के बाद क्या करोगे, एक वस्तु को रखोगे, वस्तु को रखने के बाद इससे प्रकाश किरण जो होगी वो अपने आधार की ओर झुककर निकल जाएगी। अगली प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र सी से जाएगी, जहां पर ये काटेंगे जाके वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा हमें इनका। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, त्रिभुज मिलेंगे। तो आप जानते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात मैंने बताया था इस त्रिभुज के लंब और आधार का अनुपात इस त्रिभुज के लंब और आधार के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मान लगा दिए थे। आप जानते हो ध्रुव से इस तरफ की दूरियां माइनस में मापी जाती हैं, ध्रुव से इस तरफ की दूरियां प्लस में मापी जाती हैं। इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, m बराबर b/u आ गया। अब हम निकालेंगे अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आप देखते हैं अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं से हटाओ। ठीक है, तो देखिए अब लेंगे हम लोग उत्तल लेंस, अवतल। तो देखो इसे हटा दें। ठीक है, तो देखो भैया, तो आप लोग एक काम करना, प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन करते रहो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि तुम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि आप जितना पढ़ लोगे, आप बस केवल और केवल 60 दिन की बात और है, 60 दिन में तुम्हारा एग्जाम वगैरह सब कुछ फाइनल हो जाएगा। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी बना के चलो बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर तुम लोग अब क्या करोगे, यहाँ पर केवल अवतल लेंस के लिए डाल दोगे। क्या डाल दोगे, अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता। देखिए यहाँ आ जाएगी तुम्हारी अवतल लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। तो भैया अब हम क्या बनाएंगे, अवतल लेंस बनाएंगे। और अवतल लेंस आप सब लोग जानते हो, अवतल लेंस हमारा होता क्या है, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक अवतल लेंस। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे अवतल लेंस को। ठीक है, बीच में पतला और किनारों पर कैसा है, मोटा है। ठीक है, ये क्या होगी इसकी मुख्य अक्ष, ये क्या होगी इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्यान दो। अब ये तो भाई साहब इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी मुख्य अक्ष पर एक कोई बिंदु वस्तु रख देंगे। देखो जो प्रकाश डालेगी इस पर, यहाँ पर मान ले रहे हैं, यहाँ पर हमने भैया मेरे क्या रख दी, ए भी एक वस्तु रख दी। क्या रख दी, ए भी एक वस्तु रख दी। क्या रख दी, ए भी एक वस्तु। तो देखो इससे क्या चलेगी, प्रकाश किरण चलेगी। क्या चलेगी, इससे प्रकाश किरण। और कहाँ झुक जाती है, अपने आधार की ओर। कहाँ झुक जाएगी, अपने आधार की ओर। अब हमें एक बात बताओ, क्या इस प्रकाश किरण का प्रतिबिंब हमें आगे कहीं प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकाश किरण के लिए थोड़ा सा पीछे खींच कर लाएंगे। इस प्रकाश किरण को क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे खींच कर लाएंगे। ठीक है, हम कहाँ खींच कर लाए, थोड़ा सा पीछे खींच कर लाए। अब देखो, अब यहाँ से अगली प्रकाश किरण चलेगी, वो कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र सी से गुजरती हुई जाएगी। देखो इस प्रकार से गुजरती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें काटेंगे, देखिए पहले वाली प्रकाश किरण और ये दूसरी वाली प्रकाश किरण जहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर काट रही है, तो यहीं पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहीं पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब को मान लेंगे हम बी डैश ए डैश। क्या मान लेंगे, बी डैश ए डैश। बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, बी डैश ए डैश मान लिया। अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, हमने तुम्हें बताया था अभी चंद सेकंड पहले, अगर आपने थोड़ा सा भी गौर से देखा होगा कि ए से बी तक, ए से बी तक यानी कि हमारा ए बी जो क्या है, एक वस्तु है। और वस्तु के लिए हम क्या माना था, ऑब्जेक्ट ओ। वस्तु की लंबाई क्या मानी थी, ओ मानी थी। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की लंबाई हमने क्या मानी है, आई मानी है। क्या मानी है, आई। ये बात तुम लोग ध्यान रखना, प्रतिबिंब की लंबाई क्या मानी है, आई, क्योंकि इमेज हमारा आई बनता है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था ध्रुव से, ये ध्रुव होगा इसका, तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी हमारी क्या होती है, यू होती है। क्या होती है भाई साहब, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यू होती है। और प्रतिबिंब तक की दूरी जो होती है हमारी, वो क्या होती है, बी होती है। क्या होती है, बी। आपको सब कुछ बताया मैंने,
अभिहाल। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं है, बस इसके बारे में पहले तो आप थोड़ा सा लिखेंगे 2 लाइनें कि माना कि एक अवतल लेंस जिसके द्वारा वस्तु ए बी का बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। ठीक है, वही लाइन एक बार दोबारा से यहाँ दोहराना है, बस वहाँ उत्तल लेंस था, यहाँ पर क्या होगा अवतल लेंस होगा। माना कि एक अवतल लेंस, माना कि एक अवतल लेंस जिसके द्वारा वस्तु ए बी का बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। हमने क्या किया कि हमने एक वस्तु मानी थी ए बी जिसका प्रतिबिंब अवतल लेंस ने क्या बना दिया ए डैश बी डैश बना दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हमने आपको पिछले वाले में भी क्या बताया था, समरूप त्रिभुज। यहाँ भी पूरा खेल किसका रहेगा, समरूप त्रिभुजों का ही खेल रहेगा। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे समान रूप के त्रिभुज कहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और आपको हमने बता दिया था, आप कहीं लिख भी लेना, ऊपर लिख लेना, क्या होता है क्या हुआ कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है ये आप ध्यान रखना, कहीं लिख लेना। ठीक है, कि जिससे आपको अभी तो याद रहेगा, लेकिन हो सकता है चंद दिनों बाद आप लोग भूल जाओ। इसलिए जब भी कभी आप अपने नोट्स खोला करेंगे तो नोट्स खोलकर देखने पर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा कि सर ने बताया था कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूंगा इसमें कि समरूप त्रिभुज मेरे कौन से हैं। तो तुम्हें एक तो त्रिभुज यहाँ पर मिल जाएगा ए बी सी। देखो ये त्रिभुज मिल रहा है तुम्हें एक पूरा। चलो आप कहोगे हाँ ये सर जी एक मिल गया। अब देखो बिल्कुल ऐसा त्रिभुज हमें कोई और ढूंढना है, ऐसा है। देखो यहाँ देखो आप लोग, बिल्कुल ऐसा ही इसी की जैसी आकृति वाला एक त्रिभुज हमें और मिल रहा है। यहाँ पर देखो ए डैश बी डैश सी, कतई ऐसी ही आकृति। देखो इसकी आकृति थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन है इसी की जैसी आकृति, है इसी की जैसी आकृति। तो इन्हीं त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप लोग कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज होंगे। ये कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तब भाई साहब हम जानते हैं जहाँ कहीं हमें समरूप त्रिभुज मिलते हैं किसी भी आर्टिकल के थ्रू, तो हम एक ही चीज़ जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। हमने आपको बताया था इस त्रिभुज को देख रहे हो आप लोग, इस त्रिभुज के लंब और आधार का अनुपात इस त्रिभुज के लंब और आधार के अनुपात के बराबर होगा। देखिए इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए बी, क्या है ए बी, और इसका भाई साहब आधार क्या है, बी सी, क्या है बी सी। किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज के लंब और आधार के बराबर होगा, आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश बटे में क्या आ जाएगा, बी डैश सी, बी डैश सी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब तुम लोग ध्यान दो थोड़ा सा, ए बी बराबर हमारा क्या है, आप ही लोग बताओ। ए बी, ए से लेके बी तक क्या है, ओ, यानी कि वस्तु की लंबाई क्या है, ओ। ठीक है, तो हम ए बी हमने कितना माना है, ओ है हमारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओ। भैया बी सी, बी से लेके सी तक क्या है दूरी, यू। अभी हाल चंद मिनट पहले आपको बताया है कि ध्रुव से इस तरफ की दूरियां जो होती हैं वो किस में होती हैं, माइनस में होती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यू आएगा। क्या आएगा, यू, वो भी कहाँ है में, माइनस में है। भैया सही ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही है, बराबर। यहाँ ध्यान दो। अब हम क्या देखेंगे, ए डैश बी डैश, क्या देखेंगे, ए डैश बी डैश। तो तुम लोग ध्यान दो, हमारा ए डैश बी डैश देखो ये है हमारा ए डैश बी डैश, ये है। ठीक है, जिसे हमने क्या माना है, आई, यानी कि प्रतिबिंब था हमारा, क्या था, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की लंबाई को हमने आई माना है। भैया मेरे हमारा क्या है, बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी। तो बताओ कितनी है यहाँ पर दूरी, बी है, क्या है बी।
और ध्रुव से इस तरफ की दूरियां काय में होती हैं, माइनस में होती हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा वो ध्यान दे लो, O बटे U बराबर I बटे B। ठीक है, O बटे U बराबर I बटे B, ये तुम्हारा बचेगा। अब यहाँ पर देखो आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ I है हमारी, क्या है I। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, इसकी गुणा इधर कर दूंगा, इसकी गुणा इधर कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा OU बराबर OB, इसकी गुणा B से होगी भैया, किससे होगी, B से, और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा IU। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम U को ले आएंगे B के बटे में, बट O को ले जाएंगे I के बटे में। तो देखिए यहाँ क्या आएगा हमारा B बटे U और बराबर में आ जाएगा I बटे O। ठीक है, और मैंने अभी भी आपको बताया था कि I बटे O जो होता है किसके बराबर होता है, M के बराबर होता है। ये चीज़ हम किससे सीख चुके हैं, परिभाषा से सीख चुके हैं। किसकी परिभाषा, रेखीय आवर्धन की परिभाषा से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा M। ठीक है, तो देखो B बटे U बराबर M मिलेगा, इसे सीधा करके लिख देना, तो आ जाएगा B बटे U, और यही होता है हमारा अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र। आपको बता दूं, रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र दोनों के लिए ही, उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस, दोनों के लिए सेम ही होता है। कार से आपने ये सीख लिया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।